Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel Manoj Jangir classes. As you all can see in today's class, we are going to talk about demerits of LPG policies in India. हम आज की क्लास में बात करेंगे डीमेरिट्स की एलपीजी पॉलिसी जो हैं उनके बारे में। तो मेरिट्स में पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, काफी सारी चीजें मैंने डिस्कस की कि फिस्कल डेफिसिट कम हुआ, इन्फ्लेशन कम हुआ, global recognition मिली, forex were increased, India became a vibrant economy and it recorded 8% growth of GDP, 8% per annum growth of GDP। ऐसे बहुत सारे पॉइंटर्स मैंने आपको बताए थे। डीमेरिट्स क्या क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। अगर अगर आपको क्वेश्चन आ जाए क्रिटिकली अप्रेज द एलपीजी पॉलिसीज इन इंडिया, तो आपको मेरिट्स भी बताने पड़ेंगे, डीमेरिट्स भी बताने पड़ेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं, आपको बताता रहता हूं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर कार्ड सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं और आपको उसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर भी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। Before explaining all the demerits of LPG policies, let me give you a brief about these points. First, we neglected agriculture and recorded only 2 to 3% growth in the agriculture sector. Urban concentration of growth process and no attention was paid towards the rural area, which increased the gap between the rich, the urban and rural area basically. Economic colonialism means expansion of MNCs, spread of consumerism that led to overspending, lopsided growth, it means lack of inclusive growth of all sectors like primary, secondary and tertiary. So equal growth was not there, and even I would say that on, like, if we talk about the tertiary sector, then it recorded commendable growth, but at the same time the primary sector was totally neglected, which you can observe in the first point. Next point is cultural erosion, that all the students, all like the entire young generation would like to follow Western culture, and I personally believe so कि ऐसा कुछ होता है कि जैसे आपने किसी एक छोटे से पौधे को जमीन से उखाड़ के और हवा में रख दिया। This is the situation which the Indian youths are having. आज कुछ ऐसी ही सिचुएशन है कि हम अपनी रूट्स को खो चुके हैं, बट हमें बहुत ऊपर जाना है, बट ये नहीं पता कि अगर ऊपर जाने के लिए रूट्स का बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है। सो कल्चरल इरोजन इस तरीके से यहाँ पर आता है। लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज डीमेरिट्स वन बाय वन, ऑल ऑफ यू। So we neglected we neglected agriculture basically. So post NEP, New Economic Reforms of 1991, growth of GDP has largely been driven by the secondary and tertiary sectors of the economy. Agriculture sector has suffered a serious neglect and its growth rate has slided or slipped to a miserably low level of 2 to 3% per annum. This has led to a widening gulf between the rural and the urban economies. It means कि जो रूरल एरिया है वो बहुत ज्यादा पिछड़ के रह गया है, अर्बन एरिया बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है because of secondary and tertiary sector. Rural area पीछे रह गया है because of agricultural sector, because of primary sector which we neglected. So it implies to the spread of poverty. So अगर आप अर्बन एरिया में इसमें सारी चीजें स्टैब्लिश कर देंगे, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, जितनी सारी चीजें, सो ओनली अर्बन एरिया विल डेवलप। और जो रूरल एरिया है वो वहां पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज एंड दैट विल रिजल्ट टू इंक्रीज इन पॉवर्टी। दिस इज द वेरी फर्स्ट डीमेरिट। तो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर किया। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। आज आप जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज देख लीजिए, मॉल्स देख लीजिए, आपको हर एक चीज डेवलप्ड एरिया में ही देखने को मिलेगी, अर्बन एरिया में देखने को मिलेगी। आपको रूरल एरिया में इस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, इवन बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है वहां पर, which has divided India into two types of Indias, एक रूरल इंडिया एंड एक अर्बन इंडिया, एक ट्रेडिशनल इंडिया, एक मॉडर्न इंडिया, एक पुअर इंडिया, एक रिच इंडिया, कुछ इस तरीके से आप कह सकते हैं। सो एलपीजी पॉलिसीज हैव रिजल्टेड इन द कंसंट्रेशन ऑफ growth process in the urban areas only.
थिंक ऑफ एनी एमएनसी, कोई एक एमएनसी सोच के बता दीजिए, यू विल हार्डली फाइंड इट्स प्लेस इन द रूरल एरियाज। कोई ऐसी एमएनसी कंपनी नहीं है विच विल बी एस्टैब्लिश्ड इन रूरल एरिया, जो रूरल एरिया में काम करे ऑफ द कंट्री। All MNCs are focusing on urban areas only, where they find conducive infrastructure facilities. This has further widened the rural-urban gulf. Rural-urban gulf implies economic dualism. जो मैं dualism की बात कर रहा हूँ कि एक traditional India, एक modern India, एक rich India, एक poor India, so which deepens the social dualism as well. Economic and social dualism are always a big threat to the process of growth and development of any economy. आप ये जो इकोनॉमिक और सोशल ड्यूअलिज्म लेके आ रहे हैं, सोशल ड्यूअलिज्म यानी कि एक तरफ वो सोसाइटी जिसके पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, एक तरफ वो सोसाइटी जिसके पास मॉल्स, थिएटर्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। एक अर्बन एरिया जहां पर ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, एक रूरल एरिया जहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो इट इज नॉट एट ऑल appreciable, it is not at all good for the development of a nation. I hope so you must have understood that particular thing. The second point, urban concentration of growth process. We are getting back to the third point, that is economic colonialism. So India suffered nearly 200 years of political colonialism during the British rule. Now, while MNCs are expanding their economic control, we might suffer a sort of economic colonialism. हमने political colonialism को follow किया है, देखा है, observe किया है। अब एक नए तरीके का colonialism आ रहा है यहाँ पर, that is economic colonialism. तो ये हम follow कर रहे हैं एक तरीके से। Now they are deciding कि कौन produce करेगा, कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा। So implying a situation where MNCs are exploiting the Indian markets to sell their products, and in the process, domestic producers are marginalized owing to their poor competitive strength. आज मुझे अभी भी याद है 5 साल पहले, 6 साल पहले, 7 साल पहले वॉलमार्ट नाम की एक बहुत रिटेल चेन है जो यूएस में बहुत फेमस है। It wanted to establish its outlets in India. कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बहुत ज्यादा अपोज किया गया, क्योंकि अगर वो इस तरीके के रिटेल चेन अगर इंडिया में आ जाते हैं, द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। अगर हर कहीं बिग बाजार खुल जाता है, आज अगर हर कहीं रिलायंस आउटलेट्स खुल जाते हैं, छोटी छोटी लोकेलिटीज में भी खुल जाते हैं, देन डेफिनेटली जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं दे वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो हर एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर। रिलायंस जैसी चीज तो फिर भी हम ये कह सकते हैं कि लोकल हैं, but MNCs जो हैं, they are exploiting the Indian markets to sell their products, and because of that particular thing, we are just ignoring the small producers there, because they are not having good competitive strength, they are having poor competitive strength, वो compete नहीं कर सकते हैं। Next is spread of consumerism. जिस तरीके से consumerism बढ़ा है, consumer sovereignty जो है increase हुई है, उसके कुछ drawbacks भी हमारे सामने आए हैं। Spread of MNCs in country as a consequence of LPG policies has resulted in a large-scale spread of consumerism. A variety of global brands in the market has induced the masses to become spendthrift. ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करो, आप ज़ारा के ही कपड़े खरीदो, आप न्यूमेरो उनो के कपड़े खरीदो, आप कोई लोकल ब्रांड मत पहनो। जो ब्रांड पहनता है, इंसान की वैल्यू ब्रांड से होती है। कोई जाके पूछे विवेकानंद ने जो कपड़े पहने थे वो किस ब्रांड के थे, एपीजे अब्दुल कलाम जो कपड़े पहनते थे वो किस ब्रांड के थे। नो वन रिमेंबर्स दैट पर्टिकुलर थिंग। नई नई चीजें आ गई हैं, एक मार्केट गिमिक है कि अगर आपने रोलेक्स की घड़ी पहन रखी है तो आप बहुत रिच हैं, अगर आपने आईफोन अगर आपके पास है तो आप बहुत रिच हैं। इस तरीके के ट्रेंड्स जो है मार्केट में आ गए हैं, इस तरीके की चीजें मार्केट में आ गई हैं। सो गोइंग बियॉन्ड देयर मीन्स, हम लोग क्या करते हैं, ऐसी चीजों को लेने के लिए हम जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उससे भी ज्यादा हम लोग खर्च करते हैं। द इंडियन सोसाइटी इज अडेप्टिंग इटसेल्फ टू द वेस्टर्न कल्चर ऑफ स्पेंडिंग थ्रू बोरोइंग्स, कि बोरो कर लो, उधार कर लो, लेकिन ये चीज हमारे पास होनी चाहिए, आईफोन हमारे पास होना चाहिए। दिस में एक्सपेंड साइज ऑफ द मार्केट फॉर द ट्रेडर्स,
and the manufacturers, but certainly enhances the vulnerability of households and consumers. वो बहुत ज्यादा vulnerable हो जाएंगे, they would not be able to survive in such a situation. तो ये सारी चीजें भी हैं. We don't need to be spendthrift. मैं इसे अंडरलाइन कर हाईलाइट कर देता हूँ. अंडरलाइन तो मैंने ऑलरेडी कर दिया. We don't need to be spendthrift. हमें अपने लिमिट से ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहिए. And right now, unfortunately, we are doing the same thing. Another one is lopsided growth process. Lopsided मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर की ग्रोथ होना, दूसरे को इग्नोर कर देना, या कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स की ग्रोथ होना और बाकियों को इग्नोर कर देना. So LPG has accelerated growth process of the Indian economy. No doubt LPG की वजह से growth process increase हुआ है. मैंने मेरिट्स के अंदर भी बताया आपको, but it is lopsided. It is not an inclusive growth process. हर किसी सेक्टर को इंक्लूड नहीं करता है ये. It is basically relying on service sector. IT सेक्टर में इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हम कि आज एक सिग्निफिकेंट शेयर जो है वो जीडीपी का सबसे ज्यादा शेयर सर्विस सेक्टर से ही आ रहा है. In fact, it is just a IT focused growth process, I should say, which is gradually overshadowing the process of industrialization, besides neglecting the farming sector. बाकी दो sectors को छोड़े जा रहे हैं. It is alarming to note that owing to liberalization and globalization, the Indian farmer is shifting to the production of cash crops from the for the foreign markets. वहां के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, causing a shortfall in the domestic supplies of food grain. अब जो domestic supply जो है वो कम हो गई है क्योंकि वहां के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, फॉरेन कंट्रीज के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, फॉरेन मार्केट्स के लिए प्रोड्यूस कर रहा है. Alas, we are often forced to import food grains despite green revolution. ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे चीजें इंडिया में ऑब्जर्व होने के बाद भी हम लोग शॉर्टेज जैसी चीजें, फूड ग्रेन की शॉर्टेज फेस कर रहे हैं. राइजिंग प्राइसेस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2009 should serve as a wake-up call to the fact that LPG policies are almost neglecting the farming sector of the economy. अभी भी जाग जाइए, अभी भी टाइम है, फोकस कीजिए फार्मिंग सेक्टर पर. अगर हम फार्मिंग पर डिपेंडेंट है तो नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आइए ताकि फार्मिंग सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर विल आल्सो इंप्रूव and the production will also increase. The last point is cultural erosion. Globalization has led to the cultural erosion in the Indian society. Following are some of the significant observations in this context. Economic prosperity has taken a lead over all the other parameters of life. We would like to follow the Western culture. We would like to be like, we would like to have a food like them. We would like to be, we would like to look like them. We would like to follow their culture, but somewhere we are forgetting our own culture. Somewhere we are, somewhere we are cutting ourselves from our own roots, which is not a good thing. And one cannot grow if you'll cut the roots of that person. It's a literature kind of thing which I'm explaining right now, and I hope so you people must have got the point. क्या करना चाहिए हमें? डेफिनेटली ये सारी चीजें अपनी जगह हैं. हमें इसके बाद क्या करना चाहिए, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है जो रिकैप दे रहे हैं आपको. आई होप सो आपको ये समझ में आए होंगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है. नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ एलपीजी पॉलिसीज एज पर एनसीईआरटी. क्योंकि बेटा कोई सी भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. आपको अल्टीमेटली एनसीईआरटी जरूर फॉलो करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि आपका जो पेपर बनता है वो एनसीईआरटी से ही बनता है. So according to that particular thing, it is very important. तो अगर और काफी सारे वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आप यहाँ पर कार्ड सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं. आज के वीडियो में इतना ही. लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और वीडियो कहीं अच्छा लगा है आपको तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए. बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग मनु जांगीर क्लासेस. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू.